गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार बीपीएससी टेस्ट सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रोज़ ऐसे ऐसे सवालों का टेस्ट सीरीज लेकर के आता हूं और उसका विश्लेषण करता हूं जिस पर एग्ज़ाम में रिजल्ट सुनिश्चित होते हैं। और ज़्यादातर बच्चे उस सवालों को न बनाते हुए में कन्फ्यूज करके गलत आंसर दे देते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट, पूर्वी भारत में। आइए इसको देखते हैं। ये भारत का मैप ये पूरब जो 97 डिग्री 25 मिनट बलांगू में है, ये उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट, ये पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट, और ये दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट। तो इस एरिया को उत्तर पूरब बोलेंगे, इसे दक्षिण पूरब बोलेंगे, इसे दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, और इसे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो लक्षद्वीप जो है आपका यहाँ स्थित है। तो ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित हुआ? दक्षिण पश्चिम में। इसको ध्यान में बैठा लेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल यह है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश VN खर्रे ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जजमेंट को रोकते हुए अपना जजमेंट सुनाया था कि झंडा फहराना, अपने घर पर लगाना, साथ ले करके चलना व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है, और यह स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19(1)(a) में इसे दर्ज किया गया। तब से लेकर के 2004 से लेकर के झंडा फहराना मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, और इसे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19(1)(a) में दर्ज किया गया है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे ये हैं। आइए इसका देखते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन कर 1978 में हटा करके आर्टिकल 300(a) में रख दिया गया। तब से लेकर के अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है। तो इसमें पहला आता था समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पाँचवा अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29, 30। और जो अभी छठा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। इससे पहले आर्टिकल 31 था जो संपत्ति से संबंधित थे, उसे 44वां संविधान संशोधन कर 1978 में मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया आर्टिकल 300(a) में। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं।
इस सबको नोट करते चलेंगे। अमेरिका में मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। सबसे पहले विश्व में संविधान बनाने वाला देश अमेरिका ही है। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो गठित किया गया, उसके पीछे एक इतिहास है। इतिहास ये है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो विभिन्न प्रांतों के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। तब के तत्कालीन संविधान के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अवकाश प्राप्त, वो रिटायर हो चुके थे, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में टीम बनाई और टीम के गठन की, और उनको कहा गया कि आप इसकी समीक्षा कीजिए कि क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की और 1948 के उनकी रिपोर्ट में इसको खारिज करते हुए राज्यों के गठन का प्रस्ताव रखा गया विकास एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। अब उनकी समीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक टीम बनाया 3 सदस्यीय, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसे JVP समिति भी कहा जाता है। और इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा और विकास के आधार पर किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और उस विरोध के कारण उसमें एक व्यक्ति ने आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू। पोट्टी श्रीरामल्लू ने 56 दिनों की आमरण अनशन की और 56वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के फलस्वरूप जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की स्वीकृति कर देते हैं और 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित होने वाला। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हो रहा है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल यह कहता है कि ऊँट की हड्डियाँ निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से प्रतिवेदित है। ऑप्शन है इसका सवाल है कि ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदारो, दूसरा ऑप्शन है आपका हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा। इसका आंसर होगा 4 कालीबंगा, क्योंकि ऊँट का जो साक्ष्य मिला था वो कालीबंगा से ही मिला था। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा आपको मैं डिटेल बता देता हूँ कि ये सभी प्रांत, ये सभी जगह सिंधु सभ्यता के जगह थे, जो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी, जिसके बारे में 1826 में चार्ल्स मेसन ने यह संकेत दे दिया था कि भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में एक प्राचीन सभ्यता है। और इसी चीज़ को लेकर के आगे जब खुदाई शुरू हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस बात की स्वीकृति दी थी कि नहीं, इधर जो एरिया है उत्तर पश्चिम एरिया में, यहाँ किसी न किसी सभ्यता के होने के साक्ष्य हैं। 1853 में जब भारत में रेलवे का विकास होना शुरू हुआ, रेलवे प्रचलन में आने लगा, तो वहाँ से सुव्यवस्थित ईंटें निकलना शुरू हो गई, जिसके आधार पर जो शक था वो मजबूती के कगार पर आ गया और लोगों का जो मानना था कि यहाँ सभ्यता थी, तब से खुदाई स्टार्ट हो गई। आगे 1921 में जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष होते हैं, निदेशक होते हैं, और उन्होंने एक टीम बनाई जिसके अध्यक्ष दयाराम सहनी थे। और 1921 में जो सबसे पहला प्रांत है जिसका उत्खनन होगा वो हड़प्पा होगा, दयाराम सहनी के नेतृत्व में। दयाराम सहनी उत्खननकर्ता 1921। उसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी 1922। लोथल का उत्खनन होगा लगभग 1953 में रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 में। और यही पीरियड है अमलानंद घोष द्वारा 1954-55 में आपका कालीबंगा की भी खुदाई हो रही है। देखिए, मोहनजोदारो जो था उस सिंधु नदी के तट पर था।
हड़प्पा रावी नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित थे। ये इसका आपका देखेंगे कि ये कोई न कोई नदी पर उसके प्रांत स्थित थे। मोहनजोदारो सबसे बड़ा नगर था। यहाँ से स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। 11 मीटर लंबा यहाँ का जो स्नानागार था मोहनजोदारो का स्नानागार, वो 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा स्विमिंग पूल जिसे बोलते हैं वो स्थित था। सार्वजनिक स्थल पर जब पूजा पाठ का समय था, पुरोहितों के नहाने के थे। यहाँ से विद्यालय भी मिले हैं। मोहनजोदारो से आप देखेंगे कि अन्नागार भी मिला है। अन्नागार जो 45 मीटर ऊंचा था और 15 मीटर चौड़ा। इतना बड़ा सरप्लस इनकम थी वहाँ पे, कृषि प्रधान थे, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा से आप देखेंगे कि एच आकार का 837 कब्रिस्तान मिला है, शिवलिंग मिले हैं। लोथल से आप बंदरगाह था ये लोकल, अग्नि वेदिका मिली है, पूजा के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि कुंड मिला है यहाँ से। कालीबंगा से देखेंगे कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में अगर आपसे पूछे सवाल कि सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य अगर कहाँ से मिला है तो वो कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से। ये आपका इस सवाल का जवाब हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। इस सबको नोट करते चलेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना है 1 नंबर पर गांधी इरविन समझौता। दूसरे नंबर पर घटना है सांप्रदायिक पंचांठ। तीसरे, ये बीपीएससी में इस तरह के कला कुनुक्रम में सजाने के लिए डेट बाय डेट आपको निश्चित सवाल रहेगा, इसीलिए इस पर प्रैक्टिस अपना करते रहेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा है नेहरू रिपोर्ट। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर आप देखेंगे कि 1931 में, सांप्रदायिक पंचांठ 16 अगस्त 1932 में, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुए थे। नोट कर लेंगे इसको। तो इसमें आपको सबसे पहले आ जाएगा 1928 4 नंबर, उसके बाद आ जाएगा आपका 31 गांधी इरविन समझौता 1 नंबर, उसके बाद आ जाएगा सितंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 नंबर, और उसके बाद सांप्रदायिक पंचांठ आपको आ जाएगा 2 नंबर। देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट एक ब्रिटिश अंग्रेज बर्केन हेड ने यह चुनौती दिया कि भारतीय अभी संविधान बनाने में अयोग्य हैं। उस चुनौती के फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू ने एक टीम बनाई जिसमें 9 सदस्य थे और वो उस टीम के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की 1928 में, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट में ये प्रावधान थे कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए, जिसके तहत जो इंग्लैंड प्रिवी काउंसिल को अपील भेजी जाती है उसको बंद कर दिया जाए, भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया जाए, प्रांतों में जो द्वैध शासन थे उसको समाप्त कर दिया जाए। यह नेहरू रिपोर्ट की विशेषता थी। अब आइए 1 नंबर देखते हैं, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, यह महात्मा गांधी और तत्कालीन भारत के वायसराय गवर्नर जनरल इरविन के बीच में 4 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए इसमें इरविन को यह प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया कि भारत में
जो समुद्री तट है उस पर भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। दूसरा ये था कि जो विदेशी दुकान है शराब के, वहाँ पे धरना देने का अधिकार दिया जाए। जो राजनीतिक बंदी गिरफ्तार है उसको रिहा किया जाए। और उसके बाद इरविन के तरफ से गांधी जी का प्रस्ताव था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दीजिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो इस चीज़ को गांधी जी ने स्वीकृति ले ली थी और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एसएस राजपूताना जहाज़ से गांधी जी, उनके साथ एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, फिक्की संघ के अध्यक्ष घनश्याम बिरला, इन सबों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के आधार पर असफल हो गया। असफल हो जाने का कारण यह था कि सांप्रदायिकता के आधार पर उसमें मांग होने लगी, जिसके कारण गांधी जी गोलमेज सम्मेलन छोड़ करके चले आएंगे और उसके बाद फिर से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन 16 अगस्त 1932 को आप देखेंगे कि कम्युनल अवार्ड के नाम से जाने जाने वाला सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हो जाएगी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा कर दी थी और सांप्रदायिक आधार पर भारत को बांटना शुरू हो गया। उसी समय से फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति तो खैर बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन उसके पंचांग के तहत हिंदुओं से अलग दलितों को माना गया और उसको अलग निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, जिसको लेकर के पुणे के यरवदा जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन पर शुरू कर देंगे और वो भारत में इनकी प्रथम आमरण अनशन होगी जो पुणे के यरवदा जेल में होगी। तो ये आपके कलानुक्रम में सजाने के लिए एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा, इस पर एकदम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको एकदम दिमाग में रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। आगे चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल यह कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ये तो डलहौजी होगा इसका आंसर। ऑप्शन है एक का लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा समाप्त किया, 1830 में ठगी प्रथा समाप्त किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आएगा, इनाम कमीशन की स्थापना की, व्यापकगत सिद्धांत को लागू किया। व्यापकगत सिद्धांत के तहत 17 को सबसे पहले भारत वो लिया, जिसमें ये प्रावधान थे कि दत्तक पुत्र भारत के राजा के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। इसे शिमला को राजधानी बनाया, इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगते थे इसीलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाएगा। इसी के समय में डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से पुणे प्रथम बार ट्रेन चलेगी। कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ लाइन की स्थापना करेगा लॉर्ड डलहौजी। और इसके समय में 1853 में एक चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर अधिनियम, जिसमें कंपनी के बोर्ड से पदाधिकारियों की नियुक्ति ले करके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर लंदन में
ICS की परीक्षा पास करके आएंगे और प्रतियोगी परीक्षा के तहत वो यहाँ पद ग्रहण करेंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लगाई थी, हैदराबाद के निजाम से सबसे पहले सहायक संधि करेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किया था। ब्रिटिश प्रांत के टोटल प्रांतों में से 19% भाग में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था और इस 19% अस्थायी बंदोबस्त के तहत लगभग 89% राजस्व कंपनी को देना था और 11% राजस्व जमींदारों के पास, जमींदार अपने पास रखने की अनुमति थी, वो रख सकते थे। आइए अगले सवालों की ओर चलते हैं। इस सबको नोट करते चलिएगा। मैं जो भी आपको लेक्चर में बोलूं उसको नोट कर लेंगे। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसहमति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? स्त्री रत्न बुद्ध के समय ऑप्शन में है इसके आम्रपाली, दूसरा ऑप्शन है प्रजापति गौतमी। ज़्यादातर बच्चे इस सभी सवालों में गलत आंसर मार देते हैं। माया देवी कंफ्यूज होकर के प्रजापति गौतमी मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथा है यशोधरा। इसका राइट आंसर होगा आम्रपाली। आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किए थे सर्वसम्मति से महात्मा बुद्ध। देखिए, प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी है। जब महात्मा बुद्ध की माँ 7वें दिन मर जाएगी, बहुत सारी किताबें महामाया देवी भी मिलेगा, माया देवी भी मिलेगा, तो ये महात्मा बुद्ध की माँ, ये मौसी और ये पत्नी। आइए महात्मा बुद्ध के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होगा। उनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया देवी या माया देवी। 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। तब से लालन पालन पोषण प्रजापति गौतमी करेगी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा से होगी और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति भी होगा जिसका नाम राहुल होगा, जिसका नामकरण खुद महात्मा बुद्ध ने किया था, राहुल। अब राहुल एक बंधन के रूप में प्रस्तुत किया गया कि एक बंधन और मेरे जीवन में आ गए। तो 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर देंगे, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद अलार कलाम के पास जाकर के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहाँ भी उनको शांति नहीं मिलेगी। रुद्र पुत्र के पास जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहाँ भी उनको शांति नहीं मिलेगी। तब जा कर के गया में अपने पीपल के पेड़ के पास 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होगा और सारनाथ जा कर के ये उपदेश देंगे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच में जब महात्मा बुद्ध का वैशाली आगमन होता है, तो वैशाली की आम्रपाली नर्तकी है और इस नर्तकी ने, गणिका भी इसको कहा जाता है किसी किसी किताब में, तो इसने महात्मा बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर न्योता दिया था और महात्मा बुद्ध ने अपने संघ के लोगों से मतभेद करके इसके यहाँ भोजन करने गए थे। जब इनके भोजन करने के बाद जब देखा कि इनके संघ के लोगों में मतभेद हो गया, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर समाज में कोई गणिका है, नर्तकी है, तो सबसे पहले दोषी वो गणिका न होकर के समाज है। और इसको महात्मा बुद्ध ने नगर वधू घोषित किया था, वैशाली की नगर वधू। तब से इसको स्त्री रत्न भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आम्रपाली ही होगा। इस आम्रपाली ने बौद्ध संघ को आम की वाटिका भी तोहफे में दिए थे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? देखिए, GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र के विशिष्ट पदार्थ को, जिसके अंदर सर्वोत्तम या किसी विशिष्ट गुण होते हैं, तो उसे GI टैग के
के तहत संकेत दिया जाता है? सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। भारत के सबसे पहला पदार्थ है जिसको जीआई टैग मिलेगा 2004 में। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार के भागलपुर के कतरनी चावल, जर्दालू आम, नवादा के मगही पान, गया के सिवास खाजा, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। अभी जो ये चा खाबो है वो मणिपुर के चावल है, जो सुगंधित चावल है और चिपचिपा होता है, जिसकी खेती 1875 से भारत में हो रही है, तो उसे ये मिला है जीआई टैग। अगला सवाल है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा गुरूर। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूजिंग फॉर रिलीफ ड्रोन्स। ये आर पहले होगा, यू बाद में होगा। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉर यूजिंग गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉर रिलीफ यूजिंग फंड। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉर रिलीफ यूजिंग फंड। ये केंद्र सहायता से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य सहायता के लिए राज्य सरकारों के लिए जारी किया गया है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। सवाल ये है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है। ये लगभग आपको देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 64 किलोमीटर तक ही है, और नाइट्रोजन की मात्रा है 128 किलोमीटर तक है। समझ गया? देखिए, नाइट्रोजन 128 किलोमीटर, ऑक्सीजन 64 किलोमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड 32 किलोमीटर। कार्बन 32 किलोमीटर। तो नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। लगभग पूरे वायुमंडल के गैस मिश्रण में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भाग है, 1% में ही सब है। अगला ऑप्शन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की कुल मात्रा के 1% से भी कम है, तो बिल्कुल सही 0.033%। अगला ऑप्शन, वायुमंडल में कोई भी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। गलत। वायुमंडल में अक्रिय गैस पाई जाती है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, रेडॉन को कभी भी अक्रिय गैस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चलिए, तो इसका कथन जो होगा लगभग केवल 2 सही। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहाँ है। तो उसके लिए आपको मैप बनाना होगा। मैप, ये आपका पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। देखिए, उत्तर पूरब क्षेत्र आ गया, उत्तर पूरब क्षेत्र, दक्षिण पूरब क्षेत्र, पूरब क्षेत्र, ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले है जलेपला। पहले इसके ऑप्शनों को लिख लेते हैं। जलेपला, बोमडिल्ला और बुमला। तो जलेपला आप देखेंगे सिक्किम में है, सिक्किम में जलेपला।
और ये बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में, दर्रा और बुमला भी अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बत को जोड़ती है, बुमला। दर्रे पहाड़ों के आर पार सकरे रास्ते होते हैं जिस पर लोग चलने का रास्ता होता है, एक आवागमन होते हैं। तो इसका आंसर 1, 2, 3 होगा। जलेपला, बोमडिल्ला और बुमला। सबसे पहले जलेपला सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बुमला से पहले है बोमडिल्ला और उसके बाद बुमला। चलिए भारत का नक्शा बना करके इसको नोट कर लेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, आज का टेस्ट सीरीज यहीं ख़त्म। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।